हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के एक अहम प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है जेरोम ब्रूनर, उसका अध्ययन करेंगे। उनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया शिक्षा मनोविज्ञान में उनकी क्या महत्ता है, इन सब के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो हमारा टॉपिक आज का हो गया जेरोम ब्रूनर और उसका सिद्धांत, ठीक है ना, जो रीड सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में पूछा जाता है, उसके ऊपर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो देखिए जेरोम ब्रूनर, सबसे पहले हम बात करते हैं। जेरोम ब्रूनर जो है ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, ठीक है ना। इनका जन्म जो है न्यूयॉर्क यूएसए में हुआ था। अगर इनके जन्म की तारीख की बात करें तो 1 अक्टूबर 1915 को ये जन्मे थे और इनकी जो स्वर्गवास मृत्यु हुई थी 5 जून 2016, ठीक है ना। लगभग ये 100 वर्ष तक जीवित रहे हैं। ये एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है। इन्होंने जो कार्य किया है ये क्यों प्रसिद्ध है, ये जो इनकी प्रसिद्धि का कारण जो है, इन्होंने मानव के संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, ठीक है ना, मानव के संज्ञानात्मक मनोविज्ञान तथा संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत पर इन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है। तो इनका कार्य क्षेत्र हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए जो इन्होंने सिद्धांत दिया उसका नाम क्या है, संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत हो गया, संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत, ठीक है ना, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, ठीक है। अब इस सिद्धांत के अन्य नाम कौन कौन से हैं? इन्हें संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है, अन्वेषण सिद्धांत या खोज सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। डिस्कवरी जो लर्निंग है वो जेरोम ब्रूनर की है। अधिगम, ठीक है ना, खोजपूर्ण जो अधिगम है ना, खोजपूर्ण अधिगम, ये जेरोम ब्रूनर का है, ठीक है ना। इसके ऊपर डेविड आशुबेल ने भी बाद में काम किया है। तो ये जेरोम ब्रूनर और डेविड आशुबेल है ना, तो परंतु जो मेन बेसिक है वो जेरोम ब्रूनर की है, ठीक है ना, खोजपूर्ण अधिगम। तो ये इनके सिद्धांत हो गए, ठीक है ना। मेन नाम इसका संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत, अन्य नाम हम क्या दे सकते हैं, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत, अन्वेषण सिद्धांत या खोज सिद्धांत भी कह सकते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक, जो जेरोम ब्रूनर हैं इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का एक मॉडल प्रस्तुत किया। जेरोम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास का एक मॉडल प्रस्तुत किया। जेरोम ब्रूनर ने बताया कि बालक या जो व्यक्ति होता है उसका जो संज्ञान का विकास, उसके ज्ञान का विकास, ठीक है ना, उसकी जो बुद्धि का विकास होता है, मानसिक क्रियाओं का जो विकास होता है वो किस प्रकार से होता है, उसको समझाने के लिए इन्होंने क्या दिया, मॉडल दिया, ठीक है ना। बालक के ज्ञान के विकास के संबंध में इन्होंने एक मॉडल दिया, समझ गए। इन्होंने बताया कि जो ज्ञान का निर्माण होता है, ठीक है ना, बालक जो मानसिक क्रियाएं करना सीखता है, ठीक है, वो किस प्रकार से होता है, उसका मेन आधार क्या है। इसके अनुसार व्यक्ति अपने वातावरण से, देखो व्यक्ति जो होता है ये कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, इसके ये आसपास एनवायरनमेंट है, ये वातावरण है, ठीक है ना। इस वातावरण में देखो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं। तो ये क्या करता है, इन वस्तुओं के साथ, वातावरण की जो भी वस्तुएं हैं इनके साथ ये क्या करता है, अंतः क्रिया करता है, इसका उपयोग करता है, ठीक है। अंतः क्रिया के द्वारा ये क्या करता है, ज्ञान का निर्माण करता है या सीखता है, ठीक है। इन वस्तुओं के साथ ये सामंजस्य बिठाता है, ठीक है ना, सामंजस्य स्थापित करता है और अपना जो ज्ञान है वो बढ़ाता रहता है। इस प्रकार से ये सीखता है। तो जेरोम ब्रूनर कहता है कि कोई भी व्यक्ति या बालक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है और मानसिक विकास करता है, ठीक है। अब जेरोम ब्रूनर साहब ने जो संज्ञानात्मक अधिगम विकास का सिद्धांत दिया, इन्होंने सबसे पहले किन के ऊपर अध्ययन किया, ठीक है ना। तो जेरोम ब्रूनर साहब ने सबसे पहले जो, ठीक है ना, अध्ययन किया वो प्रौढ़ व्यक्तियों के ऊपर किया। जो प्रौढ़ व्यक्ति थे ना, प्रौढ़ों के ऊपर, ठीक है ना, अध्ययन किया। जो प्रौढ़ होते हैं, बड़े व्यक्ति होते हैं, किस प्रकार की क्रियाएं करते हैं और किस प्रकार से वो सीखते रहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रौढ़ों की क्रियाओं के ऊपर या प्रौढ़ों के ऊपर इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया, ठीक है। प्रौढ़ों के ऊपर अध्ययन करने के उपरांत सेकंड नंबर में इन्होंने किया विद्यालय के बालकों पर। विद्यालय जाने वाले जो बालक होते हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स की जो क्रियाएं होती है वो किस प्रकार की क्रियाएं करते हैं और सीखते हैं, ठीक है ना, मानसिक विकास करते हैं। उसके बाद ये विद्यालय जाने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। प्रौढ़ों के ऊपर किया, विद्यालय जाने वाले बच्चों के ऊपर अध्ययन किया।
थर्ड नंबर के ऊपर जेरोम ब्रूनर ने अध्ययन किया है 3 साल के बालकों की क्रियाओं पर। कितने साल के? 3 जो साल के बालक होते हैं, ठीक है ना, 3 साल के बालकों की क्रियाओं के ऊपर अध्ययन किया कि इन्होंने देखा जो 3 साल का बालक होते हैं वो किस प्रकार से सीखते हैं, किस प्रकार से अपना मानसिक विकास करते हैं, उनके ऊपर अध्ययन किया। और इन्होंने क्या किया, 4th नंबर के ऊपर नवजात शिशुओं के ऊपर, जो छोटे बालक होते हैं, शैशवावस्था वाले होते हैं, नवजात शिशुओं के ऊपर इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। तो देखो इनके अध्ययन में सभी अवस्थाओं वाले बालक या व्यक्ति आ गए हैं। नवजात शिशु आ गया, ठीक है ना, बाल्यावस्था वाले आ गए, किशोरावस्था वाले बालक आ गए, विद्यालय जाने वाले, और प्रौढ़ावस्था वाले व्यक्ति आ गए, ठीक है ना। सभी के संज्ञान का अध्ययन किया कि ये जो होते हैं ना, सभी अलग अलग अवस्थाओं में, अलग अलग उम्र में जो व्यक्ति होता है किस प्रकार से सीखता है, कौन सी एक्टिविटी करता है जिसके द्वारा वो ज्ञान प्राप्त करता है। ये इनका अध्ययन का इनका जो तरीका रहा है उस प्रकार से रहा है। एक बार वापस देख लो। सबसे पहले इन्होंने किसके ऊपर अध्ययन किया, प्रौढ़ों के ऊपर। सेकंड नंबर में विद्यालय जाने वालों के ऊपर, ठीक है ना, स्कूल स्टूडेंट्स के ऊपर, जिनमें किशोरावस्था बाल्यावस्था वाले बालक थे। उसके बाद थर्ड नंबर पे इन्होंने 3 साल के बच्चों के ऊपर अध्ययन किया, और 4th नंबर के ऊपर नवजात शिशु के ऊपर इन्होंने अध्ययन किया, ठीक है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण बिंदु और है जीन पियाजे से संबंधित, वो है कि जो जेरोम ब्रूनर ने जो संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया, ये संज्ञानात्मक के अधिगम का जो सिद्धांत है ये जीन पियाजे ने दिया था सबसे पहले। संज्ञानात्मक, ठीक है ना, विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो जीन पियाजे का था, उसका इन्होंने क्या किया, वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत किया, यानी कि उन्हीं में संशोधन करके उसको इन्होंने क्या किया, विस्तार से समझा दिया। तो जेरोम ब्रूनर ने जीन पियाजे के सिद्धांत का वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत किया, यानी कि जेरोम जो ब्रूनर है, इनका सिद्धांत जो है वो जीन पियाजे के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद जेरोम ब्रूनर ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में एक प्रतिनिधित्व को, रिप्रेजेंटेशन को, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व को महत्वपूर्ण माना है, प्रतिनिधित्व को महत्वपूर्ण माना। अपने सिद्धांत में जेरोम ब्रूनर ने किसको महत्वपूर्ण माना, प्रतिनिधित्व को। प्रतिनिधित्व को इंग्लिश में कहते हैं रिप्रेजेंटेशन। देखो प्रतिनिधित्व क्या है, अब जेरोम ब्रूनर के अनुसार जो ये रिप्रेजेंटेशन है ये है क्या, ठीक है, ये हमें इसकी जो थ्योरी है वो देख करके इसका नाम पूछा जा सकता है। तो देखिए प्रतिनिधित्व क्या है जेरोम ब्रूनर के अनुसार, जेरोम ब्रूनर ने कहा कि उन जो नियम है, ठीक है ना, उन नियमों की व्यवस्था है जिनके द्वारा व्यक्ति अपने अनुभवों को भविष्य में आने वाली घटनाओं के लिए संरक्षित रखता है। प्रतिनिधित्व एक नियमों की व्यवस्था है। जेरोम ब्रूनर के अनुसार क्या है, प्रतिनिधित्व एक नियमों की व्यवस्था है। किनकी व्यवस्था है, नियमों की व्यवस्था है, जिनके द्वारा, ये जो नियम है, अब इनके द्वारा व्यक्ति क्या करता है, इनके द्वारा व्यक्ति भविष्य में जो आने वाली घटनाएं हैं, भविष्य में आने वाले जो अनुभव हैं, भविष्य में घटित होने वाली जो भी घटनाएं हैं, उन घटनाओं को समझने के लिए, सीखने के लिए, ठीक है ना, संरक्षित रखता है। किसको, उन नियमों को, ठीक है। तो प्रतिनिधित्व एक नियमों का, ठीक है ना, एक नियमों की व्यवस्था है जिसके द्वारा भविष्य में आने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं को सीखने के लिए उन नियमों को संरक्षित रखता है, ठीक है ना, समझ में आ गया। कुल मिलाकर के जो प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधित्व क्या होता है, एक प्रकार के, देखो कोई भी व्यक्ति प्रतिनिधित्व कर रहा है तो उसके पास में कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। अब उन रूल्स के द्वारा वो व्यक्ति क्या करता है, देखो प्रतिनिधित्व करने वाला एक लीडर होता है, तो वो आगे आने वाली जो भी घटनाएं हैं, जो भी क्रियाएं हैं, उनका क्या करता है, वो समाधान करता है अपने पुराने अनुभव से, अपने नियमों से। यही प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेशन। अगर कोई भी व्यक्ति प्रतिनिधित्व करता है तो उनके पास कुछ सिद्धांत होते हैं, नियम होते हैं, उन नियमों के आधार पर भविष्य में, यानी कि आगे आने वाली जो घटनाएं होती है उनको वो हल करता है, उसको समझता है, ठीक है। अब इस प्रतिनिधित्व में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति होता है वो वातावरण के साथ, देखो प्रतिनिधित्व में क्या करेगा, वातावरण के साथ अंतःक्रिया करेगा, ठीक है ना, वातावरण के साथ अंतःक्रिया करेगा और वो क्या करेगा, सीखेगा, यानी कि ज्ञान प्राप्त करेगा,
ठीक है। प्रतिनिधित्व में व्यक्ति क्या करता है, बालक क्या करता है कि वातावरण के साथ अंतः क्रिया करता है और अधिगम करता है, सीखता है, ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है, समझ में आ गया। ये जो प्रतिनिधित्व है, ये प्रतिनिधित्व वातावरण के साथ जो अंतः क्रिया है उसका प्रतिनिधित्व है। व्यक्ति वातावरण के साथ क्या करता है, अंतः क्रिया करता है, ठीक है, और अधिगम करता है। तो व्यक्ति का या बालक का जो प्रतिनिधित्व होता है वो किसके साथ होता है, वातावरण के साथ होता है। क्योंकि जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो वातावरण से ही तो प्राप्त करते हैं, अपने आस पड़ोस से ही तो प्राप्त करते हैं। तो ये प्रतिनिधित्व के बारे में इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बिंदु है कि जो प्रतिनिधित्व होता है ये प्रतिनिधित्व कितने प्रकार का होता है, इसकी कितने प्रकार है। तो जेरोम ब्रूनर ने जो प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन ये 3 प्रकार का बताया। कितने प्रकार का बताया, 3 प्रकार का बताया। ठीक है, अब वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं आप आराम से सुनिए। पहले प्रतिनिधित्व का प्रकार है वो है संक्रियात्मक प्रतिनिधित्व। देखो संक्रियात्मक प्रतिनिधित्व, इनका विस्तार से अध्ययन आगे करेंगे। ठीक है, देखो इनका अनेक नाम हो सकते हैं, इनके 3-3, 4-4 नाम है। संक्रियात्मक प्रतिनिधित्व। देखो इंग्लिश वर्ड याद कर लो, सबसे बेस्ट होता है इंग्लिश वर्ड। इसका इंग्लिश वर्ड है इनेक्टिव। क्या है, इनेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। अगले पेज पे ले रहा हूं मैं, इनेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। देखो प्रतिनिधित्व भी 3 प्रकार का है और इनके संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं भी 3 ही है जो इनसे ही विकसित हुई है। इनेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। संक्रियात्मक प्रतिनिधित्व, ये जो संक्रियात्मक प्रतिनिधित्व है फर्स्ट वाला, ये किसके ऊपर आधारित होता है, क्रिया आधारित होता है, एक्शन बेस्ड होता है, क्रिया आधारित होता है। यानी कि सबसे पहले जो बालक होता है, शिशु होता है, व्यक्ति होता है, वो क्रियाएं करता है, वातावरण के साथ बहुत सारी गामक की क्रियाएं करता है, शारीरिक क्रियाएं करता है। गामक की क्रियाएं या शारीरिक क्रिया के दो एक ही बात है। क्रिया करता है और सीखता है, ज्ञान प्राप्त करता है, अधिगम करता है। देखो यहाँ पर जेरोम ब्रूनर ने हर बार ये कहा कि जो बालक होता है वो ज्ञान का निर्माण करता है, ठीक है ना, ज्ञान की खोज करता है, अन्वेषण करता है, ठीक है, वातावरण के साथ वो अपने अनुभव साझा करता रहता है, एक्सपेरिमेंट करता रहता है और सीखता रहता है। जिन पेज ने बार बार यही चीज़ का उल्लेख किया है। तो पहली अवस्था का नाम क्या हो गया, यानी पहला प्रतिनिधित्व कौन सा हो गया, संक्रियात्मक प्रतिनिधित्व, इंग्लिश में कहते हैं इनेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। ये होता है क्रिया आधारित। बालक जो होता है सर्वप्रथम वातावरण के साथ, ठीक है, वातावरण में जो भी मूर्त वस्तुएं होती है, कौन सी मूर्त वस्तुएं, मूर्त वस्तुएं कौन सी, जो हमें दिखाई देती है। जैसे मेरे हाथ में ये फ़ोन है अभी, ये मूर्त है क्योंकि मेरे को ये दिखाई दे रहा है। इसके साथ देखो मैं अंतः क्रिया कर रहा हूँ अभी, इस मोबाइल के साथ, इस जो भी मेरे पास है अभी, इन पेन है, इनके साथ मैं अंतः क्रिया कर रहा हूँ और मैं इनसे सीख रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ। ज्ञान का निर्माण यही तो है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा प्रतिनिधित्व है, वो है आपके दृश्य प्रतिमा प्रतिनिधित्व। दृश्य प्रतिमा प्रतिनिधित्व, दृश्य यानी कि जो हमें दिखाई देता, विजिबल, प्रतिमा फॉर्मेशन प्रतिनिधित्व। देखो प्रतिमा जिसको हम कहते हैं इमेज, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। इसका नाम है आइकोनिक भी। दृश्य प्रतिमा को हम कह सकते हैं आइकोनिक, दृश्य प्रतिमा, ठीक है, उसको कहते हैं आइकोनिक। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसका इंग्लिश नाम हो जाएगा आइकोनिक रिप्रेजेंटेशन। तो दूसरा जो प्रतिनिधित्व है उसका प्रकार क्या हो गया, दृश्य प्रतिमा प्रतिनिधित्व। अब ये जो प्रतिनिधित्व होता है, यहाँ पर बालक किसके द्वारा सीखता है, प्रतिमा के द्वारा, इमेज के द्वारा। उसके मानस पटल पर किसी भी वस्तु का आप नाम लो, उसकी प्रतिमा बन जाएगी, ठीक है ना, उसकी क्या बन जाएगी, प्रतिमा बन जाएगी, यानी कि उसका संप्रत्य बन जाएगा एक प्रकार से। समझ में आ गया ना, स्कीमा बन जाएगी एक प्रकार से, ठीक है ना। तीसरी जो प्रतिनिधित्व है इसका प्रकार है प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व। प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, देखो ये प्रतिनिधित्व के प्रकार है, जेरोम ब्रूनर साहब ने बताए हैं। अब देखो प्रतीकात्मक को इंग्लिश में कहते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं, सिंबॉलिक, या इंग्लिश में लिख रहा हूं मैं सिंबॉलिक
रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन, ठीक समझ में आ गया ना। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में बालक क्या करता है, किसके द्वारा सीखता है, यहाँ पर प्रतीकों के द्वारा सीखता है, ठीक है ना। ये जो अवस्था होती है कौन सी, तीसरी, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व वाली जो अवस्था होती है, यहाँ पर बालक भाषा के द्वारा सीखता है। हर अनुभूति को हमने भाषा के द्वारा व्यक्त करता है, भाषा के द्वारा कोई भी चीज़ सीखता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक जो होता है किशोरावस्था वाला होता है, ठीक है ना। इसके ऊपर विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे। तो तीसरी अवस्था हो गई प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, लैंग्वेज बेस्ड भी कह सकते हैं, भाषा आधारित प्रतीकात्मक अवस्था होती है। इनके बारे में देखो, प्रतिनिधित्व से 3 अवस्थाएं हैं, यही नाम है। इनमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तो हम केवल प्रतिनिधित्व के अगर प्रकार पूछ लो तो ये भी 3 प्रकार का ही है, ठीक है, जो और ये सेम ही है, ठीक है ना। उनका जो बताने का तरीका है वो अलग है, थोड़ा सा उसमें चेंजेज है। अब देखिए, ये जो प्रतिनिधित्व होते हैं, हमने 3 प्रकार के प्रतिनिधित्व देख लिए, यानी कि 3 प्रकार की ज्ञान निर्माण की अवस्थाएं होगी कुल मिलाकर के। ये जो तीनों प्रकार के आपके प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेशन जो है, ये तीनों प्रकार की अवस्थाएं एक दूसरे से क्या होती है, स्वतंत्र होती है, पृथक होती है। ये तीनों अवस्थाएं जो फर्स्ट है ना, इनेक्टिव है, आइकोनिक है और सिंबॉलिक है। इनेक्टिव है, आइकोनिक है और सिंबॉलिक है, ठीक है ना। EIS, ये तीनों जो अवस्थाएं होती है एक दूसरे से क्या होती है, पृथक पृथक होती है। परंतु जीन पियाजे ने ये बात भी कहा कि जब कोई बालक के सामने दुविधा आती है, जब बालक के सामने कोई समस्या आ जाती है, ठीक है, तब इन अवस्थाएं जो होती है ये एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है, या दो जो अवस्थाएं एक साथ हो जाती है। क्योंकि देखिए, जैसे कोई किशोरावस्था का बालक है, वहाँ पर कोई वो उसके सामने दुविधा आ गई या कोई किसी जटिल समस्या का समाधान कर रहा है, तो जटिल समस्या के समाधान करने में उसके पूर्व जो अनुभव है, पूर्व अनुभव शामिल होंगे, ठीक है। तो पूर्व अनुभव उनके कौन से हैं, पूर्व अनुभव संक्रियात्मक यानी कि क्रिया आधारित अनुभव है, प्रतिमा आधारित अनुभव हैं। तो उनका भी क्या करेगा, वो किशोरावस्था में प्रतीकात्मक अवस्था में उनका क्या करेगा, समावेश करेगा। तो ये अवस्थाएं एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है, पृथक हो जाती है, कब, जब बालक के सामने कोई जटिल समस्या या दुविधा आती है, वरना ये एक दूसरे से जो प्रतिनिधित्व होते हैं स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए, इस सिद्धांत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर हम और चर्चा करते हैं जो हमें परीक्षा में पूछे जाते हैं। जेरोम ब्रूनर साहब का जो सिद्धांत है, जेरोम ब्रूनर का ये अधिगम, ठीक है ना, संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत जो है, ये बालक के ज्ञान की संरचना से अवगत कराता है। यानी कि बालक की जो ज्ञान की संरचना है वो किस प्रकार से होती है, बालक का जो बालक के ज्ञान का निर्माण किस प्रकार से करता है, उससे हमें ये क्या करता है, अवगत कराता है। यानी कि ज्ञान की संरचना पर बल देता है ये, ठीक है ना। ज्ञान की संरचना, यानी कि इनका कहना है कि ज्ञान की संरचना है, उसका निर्माण कैसे किया जाता है, कैसे सीखा जाता है, ठीक है ना, उससे ये हमें अवगत कराता है। पहला बिंदु महत्वपूर्ण हो गया। दूसरा बिंदु अगर हम देखें तो ब्रूनर साहब ने ये बताया कि ब्रूनर के अनुसार बालकों को इस प्रकार पढ़ाओ, जेरोम ब्रूनर ने कहा कि बालकों की जो पढ़ाई उनको इस प्रकार से पढ़ाओ कि बालक जो है वो रटे नहीं, ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सके, ज्ञान की संरचना स्वयं कर सके, बालक की क्या कर सके, ज्ञान का निर्माण कर सके, ठीक है ना। समझ में आ गया। इन्होंने कहा कि बालकों को इस प्रकार से पढ़ाओ कि बालक जो है ज्ञान का निर्माण कर सके, ज्ञान की संरचना, ठीक है, विकसित कर सके। इसी कारण से जेरोम ब्रूनर के जो सिद्धांत है ये संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत, इसके अन्य नाम जो पहले मैंने बताए ना, ठीक है ना, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत या अन्वेषण या खोज का सिद्धांत कहते हैं। जेरोम ब्रूनर साहब ने कहा कि बालकों को इस प्रकार से पढ़ाओ कि वो ज्ञान का निर्माण कर सके, ज्ञान की संरचना बना सके, ठीक है ना। इसी आधार पर जेरोम ब्रूनर के सिद्धांत को हम क्या कह सकते हैं, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत, क्योंकि ज्ञान की संरचना की जा रही है, ज्ञान का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है, ज्ञान को खोजा जा रहा है, इसलिए इसका एक, ठीक है ना, अन्वेषण सिद्धांत भी पड़ गया। क्या पड़ गया, अन्वेषण सिद्धांत या खोजपूर्ण अधिगम सिद्धांत हो गया, ठीक है। तो ये हो गए दूसरा बिंदु महत्वपूर्ण।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट बिंदु है, जेरोम ब्रूनर साहब ने वर्गीकृत अधिगम पर बल दिया। कौन से अधिगम पर बल दिया? वर्गीकृत, क्लासिफाइड लर्निंग, वर्गीकृत अधिगम के ऊपर भी जेरोम ब्रूनर साहब ने क्या दिया? बल दिया। अब ये वर्गीकृत अधिगम है क्या? क्लासिफाइड लर्निंग है क्या? इसका अर्थ होता है किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से समझना, उसके ऊपर हर प्रकार से विचार करना, यही तो क्लासिफाइड है, वर्गीकरण करना है। ठीक है, हर तरह से उसको हम समझ रहे। कोई हमारे सामने समस्या आ गई, जैसे गणित का कोई जटिल सवाल आ गया, कोई संक्रिया आ गई है, अब उसको हमें सोल्व करना है, तो हम क्या करेंगे? हर प्रकार से उसके ऊपर एक्शन करेंगे, क्रिया करेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे। तो यही वर्गीकृत अध्ययन है। तो ब्रूनर ने वर्गीकृत अधिगम पर बल दिया। इसके अनुसार हमें प्रत्येक जो समस्या होती है उसको समझना, विचार करना और ज्ञान प्राप्त करना सीखना। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु, ब्रूनर का सिद्धांत बालकों को निर्मितवादी बनाता है। देखो, निर्मितवादी अवधारणा, निर्मितवादी, ठीक है ना, निर्मितवादी बनाता है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। ब्रूनर का सिद्धांत बालकों को निर्मितवादी बनाने में सहायक है। ठीक है, बनाने में सहायक है। समझ में आ गया? ब्रूनर ने सबसे अच्छा उद्दीपन, ब्रूनर के अनुसार जो उद्दीपन होता है, स्टिमुलस होता है, इन्होंने जो उद्दीपन बताया कि ब्रूनर के अनुसार सबसे अच्छा उद्दीपन क्या है? विषय के प्रति रुचि। किसके प्रति रुचि? विषय के प्रति रुचि। देखो, ये इंपॉर्टेंट बिंदु है, विषय के प्रति रुचि। ठीक है ना, विषय के प्रति रुचि। निर्मितवादी, देखो इनका जो निर्मितवादी सिद्धांत है या निर्मितवादी जो विचारधारा है, इसी के आधार पर हमारा जो NCF 2005 निर्मित किया गया है, वो जेरोम ब्रूनर के निर्मितवादी विचारधारा पर आधारित है, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक आगे हम पढ़ने वाले हैं ब्रूनर का जो सिद्धांत है, जेरोम ब्रूनर का जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत दो बातों पर मुख्य रूप से ध्यान देता है। कितनी बातों के ऊपर? या दो बिंदु के ऊपर ये मुख्य रूप से क्या करता है? ध्यान देता है या जोर देता है। जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत मुख्य रूप से दो बिंदु पर या दो बातों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान या जोर देता है। वो दो बिंदु कौन कौन से हैं? इन्होंने बताया, पहला आप ध्यान से सुनना, जो शिशु होता है, ठीक है ना, शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से किस प्रकार अभिव्यक्त करता है? शिशु जो होता है वो अपनी अनुभूतियाँ होती हैं, उनके जो एक्सपीरियंस होते हैं, उनको मानसिक रूप से किस प्रकार अभिव्यक्त करता है? शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से किस प्रकार से अभिव्यक्त करता है? एक महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर ध्यान देता है। ठीक है, शिशु किस प्रकार से सीखता है? अपने अनुभव के आधार पर। दूसरा बिंदु है जेरोम ब्रूनर का, इन्होंने शैशवा अवस्था और बाल्यावस्था, कौन सी अवस्था? शैशवा अवस्था और बाल्यावस्था में बालक जो होता है वो किस प्रकार से थिंकिंग करता है, चिंतन करता है। तो चिंतन के ऊपर भी इन्होंने काम किया, आगे हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए जेरोम ब्रूनर के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब जेरोम ब्रूनर के सिद्धांत के ऊपर आ जाते हैं, जो इनका जो मेन सिद्धांत है उसको की विशेषताएं वगैरह सब कुछ पढ़ते हैं। प्रतिनिधित्व तो 3 प्रकार के पढ़े, उन्हीं के आधार पर 3 प्रकार की जो है यहाँ पर अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो जेरोम ब्रूनर के संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत में मानसिक जो विकास होता है वो 3 चरणों में होता है। देखो, प्रतिनिधित्व चरण है ना, 3 चरणों में होता है। अब वो 3 चरण कौन कौन से हैं? जेरोम ब्रूनर साहब ने पहला चरण बताया क्रियात्मक विधि अवस्था या संक्रियात्मक विधि। देखो, इसके अन्य नाम बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। इंग्लिश नाम वही है, इनेक्टिव स्टेज। एक नाम इंग्लिश नाम याद कर लो, सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इनेक्टिव स्टेज, ये अन्य नाम याद करने की जरूरत नहीं, एक हिंदी नाम और उसका एक इंग्लिश नाम जो फिक्स है। इनेक्टिव स्टेज याद कर लो, क्रियात्मक विधि अवस्था। इसके अन्य नाम सुनो, इसे ही संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था? संक्रियात्मक अवस्था ही इसका अन्य नाम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ, इसका अन्य नाम सक्रियता विधि भी इसे ही कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्रियता विधि। ठीक है, ये भी इसका अन्य नाम हो गया। इसे ही कहते हैं क्रियात्मक विधि। इसे क्या कहते हैं? क्रियात्मक विधि। ठीक है, इसे ही कहते हैं निर्माण विधि।
इसे क्या कहते हैं, निर्माण विधि। समझ में आ गया ना, सक्रियता विधि, क्रियात्मक विधि, निर्माण विधि, ठीक है, संक्रियात्मक विधि और इनएक्टिव स्टेज। समझ में आ गया। अब ये जो पहली अवस्था है संज्ञानात्मक विकास की, जेरोम ब्रूनर के अनुसार ये किस पर आधारित होती है, ये क्रिया पर आधारित होती है। किसके ऊपर आधारित होती है, क्रिया आधारित अवस्था है। फर्स्ट जो स्टेज है संज्ञानात्मक विकास की, ये क्रिया के ऊपर, एक्शन, बालक क्या करता है, विभिन्न प्रकार की यहाँ पर गामक की क्रियाएं करता है, शारीरिक की क्रियाएं करता है, जिनका आगे हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब हम देखते हैं कि इसकी जो अवधि है, ठीक है ना, अवधि कहाँ से कहाँ तक होती है। इसकी अवधि बालक के जन्म से लेकर के, कहाँ से लेकर के, जन्म से लेकर के लगभग 2 वर्ष तक, ठीक है ना, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। समझ में आ गया। जन्म से लेकर के 2 वर्ष का बालक कौन सी अवस्था में होता है, शेषवा अवस्था में होता है। तो ये कौन सी अवस्था से संबंधित हो गई, शेषवा अवस्था से। क्रियात्मक विधि अवस्था जेरोम ब्रूनर की जो फर्स्ट स्टेज है संज्ञानात्मक विकास की, वो किस अवस्था से संबंधित है, शेषवा अवस्था से संबंधित है। ये जो अवधि है, ठीक है ना, ये जो अवस्था है, ये जीन पियाजे की, जीन पियाजे ने भी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया, उसी का तो वैकल्पिक रूप है। तो जीन पियाजे की कौन सी अवस्था के साथ ये मेच खाती है, उसका क्या नाम है, संवेदी घामक अवस्था से, ठीक है ना, संवेदी घामक अवस्था से। समझ में आ गया ना, संवेदी घामक अवस्था से समानता रखती है। जो इनकी विशेषता वो इनमें ऐड हो सकती है, ठीक है। अब इसके बारे में देखो, क्रियात्मक विधि अवस्था में बालक किस प्रकार से सीखता है, किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करता है, 0 से 2 वर्ष वाला बालक, ठीक है। तो सबसे मेन विशेषता यहाँ पर यह होती है, बालक क्या करता है, मूर्त वस्तुएं, जो वस्तुएं हमें दिखाई दे रही, जैसे मेरे हाथ में फ़ोन है, पेन है, ठीक है, ये मूर्त चीज़ है, ठोस वस्तु है, कंक्रीट कह सकते हैं इन्हें। मूर्त वस्तुओं के साथ, जैसे मूर्त वस्तु एक शिशु के क्या होते हैं, खिलौना होता है, खिलौना होता नहीं होता है, ठीक है। उसके दूध की बोतल होती है, किसकी होती है, दूध की बोतल होती कि नहीं होती है, ठीक है। भाई शिशु को हम क्या देंगे, खिलौने देंगे, दूध की बोतल देंगे, ठीक है। इन्हीं के, और जैसे 2 वर्ष का हो गया, 3 वर्ष का हो गया बालक, बाद में तो उनको क्या करेंगे, फिर साइकिल, छोटी साइकिल दे देंगे, ठीक है, उसको बिठाएंगे और उनको हम धीरे धीरे धक्का लगाएंगे तो बालक देखो साइकिल चलाना सीख रहा है। देखो उसके, देखो साइकिल मूर्त है, उनके साथ वो क्या कर रहा है, गामक क्रियाएं कर रहा है, हाथों से पैरों से गामक की क्रियाएं कर रहा है, और क्या कर रहा है, सीख रहा है, अधिगम कर, राग नहीं कर रहा है। खिलौना होता है, मूर्त, ठीक है ना, मूर्त वस्तु ठोस वस्तु है, भौतिक वस्तु है। तो इस अवस्था में जो बालक होता है, शिशु जो होता है, वो क्या करता है, सुनना ध्यान से, बालक भौतिक मूर्त ठोस वस्तुएं खिलौनों से क्रिया करता है और अधिगम करता है, सीखता है। समझ में आ गया। अब इन वस्तु के साथ कौन सी क्रिया कर रहा है, गामक की क्रियाएं तो कर रहा है, यहाँ पर कोई वो दिमाग नहीं लगा रहा है ज़्यादा, ठीक है ना, मानसिक क्रिया नहीं है, केवल हाथों से खिलौने को पकड़ रहा है, ठीक है। और यदि वो उनके उपयोगी है, उनके लिए अच्छा है, उपयोगी है, तो ठीक उनको खेल रहा है, वरना पढ़ा जो पढ़ा ही है, ठीक है ना। समझ में आ रही है ना। इस प्रकार से गामक क्रियाएं करता है शिशु, उनके द्वारा सीखता, शारीरिक क्रियाएं करता है शिशु। यहाँ पर देखो 0 से 2 वर्ष का जो बालक होता है, वो कोई भाषा नहीं जानता, बोलना नहीं जानता। तो यहाँ पर जो भाषा का महत्व है, यहाँ पर अधिगम करने में, सीखने में जो है ना, भाषा का कोई महत्व नहीं है, यहाँ पर भाषा का कोई महत्व नहीं। बालक यहाँ पर शब्दहीन क्रियाएं करता है, शिशु यहाँ पर क्या करता है, शब्दहीन क्रियाएं करता है, बिना बोले क्रियाएं करता है, और वो सीखता रहता है वातावरण की वस्तु के साथ अंत क्रिया करते हुए शारीरिक रूप से, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला बिंदु इस अवस्था में है कि यहाँ पर भाषा का कोई महत्व नहीं है, बालक शारीरिक क्रियाएं करता है, सीखता है, शब्दहीन अनुभूतियाँ बालक करता है। अब शब्दहीन अनुभूतियाँ कैसे, जैसे बालक को भूख लग रही है, क्या लग रही है, भूख लग रही है। अब वो शेषवावस्था में बालक बोलेगा तो नहीं, मतलब मुझे भूख लग रही है मम्मी, ठीक है ना, मुझे दूध पिलाओ, ये करो, ऐसा नहीं बोलेगा। अब जैसे ही बालक को क्या करेगी, लगेगी, भूख लगेगी। अब भूख लगने के ऊपर जो अनुक्रिया करेगा, अब वो कौन सी अनुक्रिया करेगा, वो या तो रोएगा, ठीक है ना, भाई जोर से रोएगा भूख लगने पर। ये शब्दहीन अनुक्रियाएं हैं, ये शब्दहीन अनुभूतियां हैं, यानी कि जो भी हमें आवश्यकता है उनको हम स्पष्ट रूप से शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, उनके लिए हम क्या करते हैं, अलग प्रकार से अनुक्रिया कर। जैसे रोना है, अब रोने में कोई शब्द नहीं होते हैं, केवल वो एक शारीरिक क्रिया है,
ठीक है ना, एक सहज क्रिया है। रोना क्या, एक सहज क्रिया, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार है। समझ में आ गया ना, शिशु का जो व्यवहार होता है मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। तो इस प्रकार से शब्दहीन अनुभूतियाँ करता है। और बालक देखो भूख लगने पर और क्या करेगा, रोएगा, या वो भूख लगने पर हाथ पैर मारेगा, इधर उधर हाथ पैर चलाएगा, ठीक है, हाथ पैर को हिलाएगा। इस प्रकार से वो क्या करता है, गामक की क्रियाएं करता है। ठीक है ना, बालक रो रहा है, हाथ पैर चला रहा है, तो माँ समझ जाती है बच्चे को भूख लग रही है, उसको दूध पिलाती है और बच्चा शांत हो जाता है। ठीक है, ये आपकी पहली अवस्था की विशेषताएं चल रही है। और देखो इसमें विशेषताएं क्या क्या है। किसी वस्तु को अगर बालक को समझना है, इस अवस्था में किसी वस्तु को अगर समझना है, तो जो शिशु होता है वो क्या करता है, उस वस्तु को या तो पकड़ता है, ठीक है, पकड़ता है, उसके साथ खेलता है, उसको क्या करता है, मरोड़ता है, ठीक है, उसको क्या करता है, काटता है, उसको क्या करता है, तोड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। किसी भी वस्तु को समझने के लिए बालक उस वस्तु को या तो पकड़ता है, खेलता है, उसके साथ मरोड़ता है, काटता है, तोड़ता है। ठीक है ना, इस प्रकार की क्या करता है, वो गामक की क्रियाएं करता है। और खुद जो बालक होता है वो सीखता रहता है, ज्ञान प्राप्त करता रहता है जीन पियाजे के अनुसार। उसके बाद नेक्स्ट विशेषता देखो, इस अवस्था में यानी कि जो पहली अवस्था है, इस अवस्था में जो बालक होता है वो अपने आप यानी कि अपने आप अपने ऊपर ही क्या रहता है, केंद्रित रहता है। जो भी क्रियाएं कर रहा है वो अपने हिसाब से कर रहा है, क्योंकि वो दूसरों की बातें समझते नहीं, शैशवावस्था में बड़ों की बातें नहीं समझ पाता है। जो उनकी इच्छा होती है वही वो काम करता रहता है, यानी कि अपने ऊपर ही क्या होता है, केंद्रित रहता है। इसलिए इस अवस्था को हम कह सकते हैं आत्म केंद्रित अवस्था। ठीक है ना, आत्म केंद्रित अवस्था। शिशु जो बालक होता है वो जो भी क्रियाएं करता है वो अपने हिसाब से करता है, अपने ऊपर ही क्या रहता है, केंद्रित रहता है। तो इसे हम कह सकते हैं आत्म केंद्रित भी कह सकते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद देखो अगली विशेषता है, ठीक है ना, यहाँ पर जो बालक जो भी क्रियाएं करता है, ठीक है ना, यहाँ पर बालक जो भी क्रियाएं करता है, ठीक है ना, उन क्रियाओं के द्वारा भौतिक वातावरण से संबंध स्थापित करता है। उन क्रियाओं के द्वारा क्या करता है, भौतिक वातावरण से संबंध स्थापित करता है। ठीक है, समझ में आ गया। और ये जीन पियाजे की संवेदी गामक अवस्था से मिलती है। यहाँ पर जो बालक का, अब देखो यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर बालक का जो चिंतन है, ठीक है ना, क्रियात्मक विधि अवस्था में बालक का जो चिंतन है वो किस पर आधारित है, ठीक है, क्रियाओं पर आधारित है, क्रिया आधारित चिंतन है, क्रिया आधारित। जेरोम ब्रूनर के अनुसार चिंतन की प्रारंभिक अवस्था कौन सी है, क्रिया आधारित अवस्था है। देखो सुनना, थिंकिंग। जेरोम ब्रूनर के अनुसार अधिगम की निम्नतम अवस्था कौन सी है, क्रिया आधारित है। जेरोम ब्रूनर के अनुसार बालक सर्वप्रथम किसके द्वारा सीखता है, क्रियाओं के द्वारा सीखता है, शारीरिक क्रियाएं, गामक क्रियाओं के द्वारा सीखता है। समझ में आ गया। इसी प्रकार के टेढ़े मेढ़े प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है अवस्था है उसका नाम है दृश्य प्रतिमा विधि। कौन सी विधि है, दृश्य प्रतिमा विधि। सेकंड वाली देखो, दृश्य प्रतिमा विधि। दृश्य प्रतिमा विधि जो होती है इसका इंग्लिश नाम याद कर लो, इसको कहते हैं आइकोनिक। क्या कहते हैं, आइकोनिक स्टेज कहते हैं। देखो दृश्य प्रतिमा आइकोनिक स्टेज कहते हैं। अब इसके अन्य नाम और सुनो। प्रतिमा आधारित अवस्था कौन सी है, प्रतिमा आधारित अवस्था, प्रतिमा आधारित अवस्था हो गया, ठीक है। और इसके अन्य नाम सुनो। छायात्मक कौन सी है, छायात्मक, छाया होती है ना, छायात्मक अवस्था, ठीक है। और इसका नाम सुनो, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, ठीक है, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, छायात्मक अवस्था। और नाम सुनो, चित्र आधारित अवस्था, ठीक है ना, चित्र आधारित अवस्था, ठीक है ना, चित्र आधारित अवस्था।
इंग्लिश नाम एक ही याद कर लो, सभी प्रकार की बीमारियों का समाधान। ठीक है, आइकोनिक स्टेज। ठीक है, आइकोनिक स्टेज इंग्लिश नाम हो गया, समझ में आ गया। अन्य नाम दृश्य प्रतिमा विधि, एक नाम हिंदी का और एक नाम इंग्लिश का याद कर लो, आइकोनिक स्टेज होती है। ठीक है, अब ये जो स्टेज होती है इसकी अवधि जो होती है, ये अवधि होती है 2 वर्ष से लगा करके 7 वर्ष तक, 2 वर्ष से लगा करके 7 वर्ष तक की अवधि होती है। अब आप मुझे बताओ 2 वर्ष से लगा करके 7 वर्ष की जो अवधि है, ये हमारे विकास की जो अवस्थाएं हैं, सामान्य अवस्थाएं, कौन सी अवस्था के साथ मेच खा रही है? पूर्व बाल्यावस्था। कौन सी से? पूर्व बाल्यावस्था। समझ में आ गया ना? बाल्यावस्था में भी कौन सी? पूर्व बाल्यावस्था से मेच खा रही है। समझ में आ गया? जीन पियाजे के साथ मिलान करो, जीन पियाजे के साथ देखो तो ये अवस्था कौन सी हो गई? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी हो गई? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यानी कि जेरोम ब्रूनर की जो दृश्य प्रतिमा विधि है, इसकी विशेषता है, और जीन पियाजे की जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, सेकंड वाली संज्ञानात्मक विकास वाली, सेम है, इनकी अवधि सेम है। ठीक है, समझ में आ गया? तो जीन पियाजे के साथ इनका मैचिंग हो गया, इसकी अवधि हो गई, कौन सी अवस्था के साथ इसका संबंध हो गया। अब इनकी विशेषता, यहाँ पर जो है बालक ज्ञान का निर्माण कैसे करता है, कैसे सीखता है, कौन कौन सी मानसिक क्रियाएं होती है, उनकी स्टडी हम करने वाले हैं। तो इस अवस्था में बालक मानसिक बिंबु द्वारा या मानसिक प्रतिबिंबु के द्वारा सीखता है। देखो, पहली अवस्था में हमने अभी पढ़ा कि बालक जो होता है मूर्त वस्तुओं के साथ, ठीक है, मूर्त वस्तु के साथ अंतःक्रिया करता है और सीखता है। इस अवस्था में क्या करता है बालक के, देखो यहाँ पर पूर्व बाल्यावस्था में क्या करता है, बालक के मस्तिष्क में किसी भी वस्तु का क्या बनता है? एक मानसिक प्रतिबिंब बन जाता है। जैसे आपने मानसिक प्रतिबिंब, जैसे हम समझते हैं, हमने गाय का नाम लिया कि भाई गाय, तो गाय का जो प्रतिबिंब है, गाय की इमेज है, वो बालक के मस्तिष्क में बन जाएगी। अब हम उसको, गाय चाहे उसके सामने नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, हम कह रहे गाय का रंग काला है, ठीक है, गाय 4-5 फीट ऊंची है, ठीक है, और 2 सींग है या एक सींग टूट गया है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, उसके 4 स्तन हैं, ठीक है, और उसके एक छोटा बछड़ा भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से उसके मस्तिष्क में गाय के प्रति जो है एक प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है ना, और उनके द्वारा वो क्या कर रहा है? सीख रहा है। यहाँ पर देखो दूसरी विशेषता है, बालक प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है। प्रत्यक्ष, देखो यहाँ पर जो है ना, बालक की दृश्य स्मृति होती है, देखने वाली जो स्मृति वो विकसित हो जाती है। बालक किसी चीज़ को देख करके उसके बारे में सोच सकता है, विचार कर सकता है, समझ सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है, जबकि पहली अवस्था में इस प्रकार की कोई क्रियाएं नहीं होती थी, क्योंकि पहली अवस्था में दृश्य स्मृति थी, वो विकसित नहीं हुई, केवल अनुक्रिया करता है, कामक क्रिया करता था और सीखता था। तो यहाँ पर जो बालक होता है प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से, परसेप्शन के माध्यम से, प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में कहते हैं परसेप्शन, परसेप्शन के माध्यम से सीखता है। क्यों सीखता है? क्योंकि यहाँ पर बालक की जो है वो अपनी कौन सी दृश्य स्मृति विकसित हो जाती, देख करके उस वस्तु के बारे में सोचना, समझना, पूर्व अनुभव के आधार पर उसकी व्याख्या कर लेना, ये दृश्य स्मृति होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बालक जो होता है दृश्य स्मृति के आधार पर वस्तु का प्रत्यक्षीकरण कर सकता है, उसको समझ सकता है और उनके आधार पर नया ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कौन सी अवस्था में? दूसरी अवस्था, दृश्य प्रतिमा विधि में, ठीक है। अगली विशेषता है यहाँ पर सीखने की कि बालक जो होता है वातावरण के उद्दीपन होते हैं। बालक वातावरण के उद्दीपन, जैसे कि प्रकाश, कोई ध्वनि है, जैसे वातावरण के उद्दीपन, प्रकाश, ध्वनि, इनके प्रति क्या होता है? सजग हो जाता है, इनसे प्रभावित होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया ना? इनसे क्या होता है? प्रभावित होता है, ध्वनि से प्रभावित होता है, प्रकाश से प्रभावित होता है, नहीं, वातावरण के जो उद्दीपन होते हैं उनसे क्या होता है? प्रभावित होता है, ठीक है ना। जोर से आपने बोला, बालक क्या होता है? डर जाता है, ठीक है ना। तेज प्रकाश में उनके आंखों के ऊपर प्रकाश डालो, आंखें बंद कर लेता है, ठीक है। इस प्रकार से वातावरण के उद्दीपनों के प्रति क्या होता है? वो अनुक्रिया करता है, उससे प्रभावित होता है। उसके बाद नेक्स्ट विशेषता है यहाँ की, ठीक है,
इस अवस्था में बालक जो होता है वस्तुओं को देख करके, चित्रों को देख करके अधिगम करता है। इसीलिए तो देखो ये चित्र आधारित है, ठीक है ना। वस्तुओं को देख करके, चित्रों को देख करके क्या करता, अधिगम करता है। क्योंकि चित्र आधारित अवस्था कौन सी है, सेकंड स्टेज। तो चित्रों को देख करके अधिगम कर रहा है। बालक एक तस्वीर को देख करके उसके बारे में व्याख्या कर रहा है, उसके बारे में हमें बता रहा है। तो बालक किस प्रकार का अधिगम कर रहा है, दृश्य प्रतिमा विधि द्वारा क्या कर रहा है, अधिगम कर रहा है, ज्ञान का निर्माण कर रहा है। समझ में आ गया। यहाँ जो ये अवस्था होती है क्रिया मुक्त अवस्था है, क्योंकि यहाँ पर क्रियाओं के द्वारा नहीं सीख रहा, वो चित्रों के द्वारा सीख रहा है, प्रतिमा के द्वारा सीख रहा है। समझ में आ गया ना, प्रत्यक्षीकरण के द्वारा सीख रहा है। तो ये क्रिया मुक्त अवस्था है, क्रिया मुक्त अवस्था है। कौन सी अवस्था है, क्रिया मुक्त अवस्था है, ठीक है ना। समझ में आ गया। इस अवस्था में देखिए भाषा का महत्व होता है, जबकि पहली अवस्था में कोई भाषा का महत्व नहीं होता है, यहाँ पर भाषा का महत्व होता है, ठीक है। ये अवस्था जीन पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के साथ मैच करती है, हमने पहले बात कर लिया, समानता रखती है, ठीक है। इस प्रकार से ये आपकी सेकंड स्टेज पूरी हो जाती है और हम प्रवेश करते हैं थर्ड स्टेज में, सांकेतिक अवस्था विधि में हम प्रवेश कर जाते हैं। ये तीसरी अवस्था है। जेरोम ब्रूनर के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास की सबसे उच्च अवस्था का नाम है सांकेतिक अवस्था विधि। ये तीसरी स्टेज, इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई, जबकि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था बताई, जेरोम ब्रूनर ने 3 अवस्था ही बताई है, ठीक है। अब इसका देखो इंग्लिश नाम याद कर लीजिए। सबसे पहले इसे कहते हैं सिंबॉलिक स्टेज। क्या कहते हैं, सिंबॉलिक स्टेज, सिंबॉलिक स्टेज कहते हैं। अब देखो अन्य नाम इसके बहुत सारे हो सकते हैं। इसी को कहते हैं चिह्न आधारित अवस्था। कौन सी अवस्था, चिह्न आधारित अवस्था, ठीक है ना। चिह्न आधारित अवस्था हो गया। इसे कहते देखो सांकेतिक है तो संकेत, देखो संकेत आधारित अवस्था, संकेत होते हैं। इसको भी इंग्लिश में इसका एक नाम और है साइन बेस्ड, साइन बेस्ड स्टेज, ठीक है ना। चिह्न आधारित अवस्था हो गई, ठीक है। इस प्रकार से इनके नाम हो गए। इसलिए आपको क्या करना, इंग्लिश नाम याद रखो, ठीक है। इसका एक नाम देखो, यहाँ पर भाषा का अत्यधिक महत्व है, तो ये जो अवस्था है इसका नाम है भाषा आधारित अवस्था भी कह सकते हैं। क्योंकि बालक यहाँ पर देखो सारी अमूर्त क्रियाएं करेगा, भाषा के द्वारा सीखेगा, तो भाषा आधारित अवस्था। समझ में आ गया, लैंग्वेज बेस्ड स्टेज, भाषा आधारित अवस्था, जिसके नाम एक बार वापस सुन लो। मैंने नाम क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, सांकेतिक अवस्था, इंग्लिश नाम सिंबॉलिक स्टेज, अन्य नाम चिह्न आधारित स्टेज या साइन बेस्ड स्टेज, भाषा आधारित अवस्था। समझ में आ गया। ये जो अवस्था होती है इसकी अवधि जो होती है, कार्यकाल जो होता है, जेरोम ब्रूनर साहब ने बताया कि 7 वर्ष से लेकर के परिपक्वावस्था तक, यानी कि किशोरावस्था के अंत तक, 7 वर्ष से लेकर के परिपक्वावस्था यानी कि किशोरावस्था के अंत तक होती है, ठीक है। समझ में आ गया। यानी कि इसमें सांकेतिक अवस्था में यदि हम विकास की अवस्थाएं देखें तो एक तो उत्तर बाल्यावस्था शामिल है, कौन सी है, उत्तर बाल्यावस्था शामिल है, और किशोरावस्था शामिल है पूरी की पूरी, ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था सामान्य वर्गीकरण के अनुसार है ना, उत्तर बाल्यावस्था इसमें शामिल है, और पूरी की पूरी किशोरावस्था सांकेतिक अवस्था विधि में शामिल है। क्योंकि 7 वर्ष से लगा करके ये परिपक्व यानी कि किशोरावस्था के अंत तक, तो 7 से 11 या 12 तो उत्तर बाल्यावस्था हो जाएगी, और 12 वर्ष के बाद में कौन सी स्टार्ट हो जाएगी, परिपक्वावस्था तक किशोरावस्था। ये दोनों स्टेज इसमें शामिल हो जाएगी। यदि इनका जीन पियाजे के साथ हम मैच कराना चाहते हैं, उस ठीक है, उसके आधार पर इनकी व्याख्या करना चाहते हैं, तो जीन पियाजे की देखो इसमें तीसरी अवस्था और चौथी अवस्था इसी में समा जाती है। तीसरी अवस्था कौन सी होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी अवस्था कौन सी होती है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो सांकेतिक अवस्था है ये जीन पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को क्या करती है, सम्मिलित रूप से उसकी व्याख्या करती है। समझ में आ गया।
जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था बताई, जेरोम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्था बताई। ठीक है, जेरोम ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की सबसे उच्च अवस्था का नाम कौन सा है? सांकेतिक अवस्था है। जबकि जबकि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की सबसे उच्च अवस्था का नाम क्या है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। इसका कार्यकाल हो गया। अब यहाँ पर जो बालक होता है ज्ञान का निर्माण कैसे करता है, कैसे सीखता है, उनकी कौन कौन सी विशेषताएं, किस प्रकार की मानसिक अनुक्रियाएं यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर जो बालक होता है, ठीक है, वो अमूर्त क्रियाओं के द्वारा, किसके द्वारा? अमूर्त क्रियाओं के द्वारा। तो अमूर्त क्या होता है? जो चीज़ हमारे सामने नहीं है फिर भी उसके बारे में हम सोच रहे समझ रहे हैं। ठीक है, जैसे एक अमूर्त शब्द है, जैसे दया, करुणा। दया और करुणा आपको दिखाई देती है क्या? दया और करुणा को हम क्या करते हैं? अनुभव करते हैं, मानसिक क्रियाओं के द्वारा हम अनुभव करते हैं। समझ आ गया ना? शब्दों के माध्यम से हम दया के बारे में व्यक्त करते हैं। ठीक है ना? करुणा के बारे में, मानवता के बारे में यदि हमें बताना है तो हम शब्दों के द्वारा, भाषा के माध्यम से इनका वर्णन किया जाता है। तो ये शब्द जो है, जितने भी आपके शब्द है, ठीक है ना, भाषा ये अमूर्त स्वरूप ही तो है। तो भाषा क्या है? अमूर्त स्वरूप है। समझ में आ गया ना? तो ये अमूर्त, तो इस अवस्था में जो बालक होता है अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास हो जाता है, अमूर्त रूप से सोचने समझने की क्रिया का विकास हो जाता है। ठीक है, इस अवस्था में बालक जो होता है भाषा, तर्क, गणित, संकेत, चिह्न आदि सीख जाता है और उनका उपयोग करता है। यहाँ पर बालक भाषा सीख जाता है अच्छी तरह से, ठीक है, बोलना सीख जाता है, नए नए शब्द सीख जाता है, शब्दों के अर्थ सीख जाता है, तो भाषा सीख जाता है, तर्क करना सीख जाता है, गणित की संक्रियाएं करना सीख जाता है, संकेतों को सीख जाता है, इशारों को सीख जाता है, चिन्हों को सीख जाता है। ठीक है, और इनका वो उपयोग करता है नए ज्ञान के निर्माण में। ठीक है, यहाँ पर जो बालक होता है, देखो सांकेतिक अवस्था, संकेतों के प्रयोग से बालकों की संज्ञानात्मक कार्य क्षमता बढ़ती है। देखो संकेत, चिन्ह जो होते हैं बालक के सामने, जैसे हमने 3 + 5 लिख दिया तो बालक इनको देखेगा। देखो 3 + 5, इनके बीच में जैसे हम जनरल उदाहरण ले रहे हैं, प्लस है, ये प्लस साइन है, इसका अर्थ होता है कि 3 और 5 को क्या करना है? यहाँ पर जोड़ना है। तो इस संकेत को बालक ने क्या किया? समझ लिया, चिन्ह को समझ लिया और उन्होंने जोड़ करके 8 लिख दिया। इस प्रकार से चिन्ह को समझना। बालक सड़क के ऊपर जा रहा है, रोड के ऊपर जा रहा है, वहाँ पर दाएं घूमने का एक बोर्ड लगा हुआ है, इस प्रकार से टेढ़ा साइन बना रखा, तो बालक समझ गया, उसको देख करके हमें यहाँ से बाएं घूमना है, दाएं घूमना है। ठीक है ना? इस प्रकार के चिन्ह समझने लग जाता है। बालक को हम इशारों में समझा रहे हैं क्लास में, बिना बोले ही हम क्या करें? जैसे मुंह पे हमने अंगुली रखी तो बालक चुप हो गया, यानी कि बालक जो है अब वो संकेत के इशारों से, चिन्हों से अच्छी तरह से परिचित है, उनसे सीख रहा है। ठीक है ना? अगली विशेषता है, जो बालक होता है इस अवस्था में जो होता है ना, अपनी अनुभूतियों को भाषा के द्वारा व्यक्त करता है। जो भी बालक को बोलना होता है वो क्या करता है? अपनी अनुभूतियों को, अपने अनुभवों को, अपने विचारों को भाषा के द्वारा व्यक्त करता है। कौन सी अवस्था में? सांकेतिक अवस्था में। समझ में आ गया? ये जो संज्ञानात्मक विकास की उच्च अवस्थाएं हैं, समझ में आ गया? यहाँ पर जो शिशु होता है जटिल, देखो यहाँ पर जब वो 13 या 14 वर्ष का हो जाता है, किशोरावस्था में प्रवेश कर जाता है, तो जटिल संक्रियाओं को हल कर सकता है, समस्या समाधान, ठीक है, वो आसानी कर सकता है। ठीक है ना? और जितने भी संकेत हैं उनको अच्छी तरह से समझ जाता है, सिंबल को समझ जाता है और उनके आधार पर क्या करता है? मानसिक विकास करता है, ऐसा जेरोम ब्रूनर साहब ने कहा है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट बिंदु, ये तीसरी अवस्था हो गई। उसके बाद देखिए, जेरोम ब्रूनर के अनुसार चिंतन कितने प्रकार का होता है? तो जेरोम ब्रूनर के अनुसार जो होता है चिंतन 3 प्रकार का होता है। सर्वप्रथम जेरोम ब्रूनर का जो चिंतन होता है, बालक सोचता है, वो क्रियाओं के द्वारा चिंतन करता है। वो पहला चिंतन है क्रियाओं के द्वारा चिंतन, क्रियाओं द्वारा चिंतन, ये पहली स्टेज में होता है। बालक भ्रामक क्रियाएं करता है तो उनका वो एक प्रकार का चिंतन है, थिंकिंग है। ठीक है ना? क्रिया आधारित चिंतन हो गया। सेकंड जो चिंतन है, सेकंड अवस्था वाला, बालक वहाँ क्या कर रहा है? चित्र के द्वारा चिंतन कर रहा है, किसी
इमेज को देख रहा है, उसके बारे में सोच रहा है, तो प्रतिबिंब आधारित चिंतन या चित्र आधारित चिंतन, प्रतिबिंब आधारित चिंतन, प्रतिबिंब आधारित चिंतन, ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा चिंतन है, तीसरी अवस्था वाला, शब्दों द्वारा चिंतन करना, जिसको हम कह सकते हैं सांकेतिक चिंतन, ठीक है ना, सांकेतिक चिंतन। तो जेरोम ब्रूनर के अनुसार ये चिंतन की एक प्रोसेस है। सबसे पहले बालक क्रियाओं के द्वारा चिंतन करेगा, उसके बाद प्रतिबिंबात यानी कि प्रतिबिंब या चित्र के द्वारा चिंतन करेगा, सबसे अंत में वो कौन सा करेगा, सांकेतिक चिंतन करेगा। तो इस प्रकार से ये चिंतन के बारे में भी हमें पूछा जा सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से जेरोम ब्रूनर के अनुसार जो सीखने का क्रम यानी कि अधिगम करने का जो क्रम है वो क्या है, वही वापस देखो, सबसे पहला जो क्रम है क्रियाओं के द्वारा या मूर्त वस्तु के द्वारा सीखना। देखो मूर्त वस्तु के द्वारा, खिलौना मूर्त वस्तु है, तो मूर्त वस्तु के द्वारा सीखना। सबसे पहले पहली अवस्था में जो बच्चा होता है, शिशु होता है, किसके द्वारा सीखता है, मूर्त वस्तुओं के द्वारा सीखना, समझ गए। उसके बाद चित्रों के द्वारा या प्रतिबिंबों के द्वारा सीखना, चित्रों द्वारा सीखना, ठीक है, या अधिगम करना। और तीसरी स्टेज में किसके द्वारा, संकेतों के द्वारा सीखना। तो इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, इनका क्रम पूछा जा सकता है, ठीक है ना। प्रश्न इस प्रकार से दिया जा सकता है कि जेरोम ब्रूनर के अनुसार बालक किस प्रकार अधिगम करता है, ये इनके स्टेप बना देंगे वो, ठीक है ना। सबसे पहले सांकेतिक लिख दिया, उसके बाद चित्र लिख दिया, मूर्त लिख दिया, तो गलत हो जाएगा। हमारा क्रम कौन सा होगा, मूर्त, चित्र, सांकेतिक होगा। या इंग्लिश नाम याद कर लीजिए, सभी प्रकार की ये जो समस्या है उसका समाधान हो जाता है। ये अलग अलग नाम देते हैं ना, उस समस्या का समाधान हो जाता है। समझ में आ गया। देखो इस अवस्था में जो बालक होता है, ठीक है ना, बालक का प्रारंभिक अधिगम प्रत्यक्ष वस्तु से होता है। जेरोम ब्रूनर का सबसे पहले बालक का जो सामना होता है वो मूर्त वस्तु से होता है, और अंत में बालक का सामना अमूर्त वस्तु से, यानी कि जो उसके सामने वास्तविक नहीं है फिर भी उसके बारे में वो सोच रहा समझ रहा है। इस प्रकार से बालक ने, जेरोम ब्रूनर ने कहा कि बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है, ठीक है। जेरोम ब्रूनर के अनुसार बालक का, देखो प्रश्न बने, जेरोम ब्रूनर के अनुसार बालक का जो संज्ञान है, ज्ञान निर्माण है, वो कहाँ से प्राप्त होता है, मूर्त वस्तु से प्राप्त होता है, ठीक है। और उनका संज्ञान पूर्ण कहाँ होता है, अमूर्त वस्तु पर हो जाता है, ठीक है ना, या संकेत पर हो जाता है। समझ में, चिन्ह पर उनका जो है अधिक संज्ञानात्मक विकास है वो कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से जेरोम ब्रूनर के बारे में ये आपके कंसेप्ट था सिद्धांत का। इसके बारे में आगे जो नेक्स्ट वीडियो और आएंगे उनमें आपके जेरोम ब्रूनर के सिद्धांत का शिक्षा में योगदान, उपयोगिता और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और एक वीडियो और बनेगा, ठीक है। जीन पियाजे और ब्रूनर के सिद्धांत में क्या समानता है, और फिर नेक्स्ट वीडियो जीन पियाजे और ब्रूनर के सिद्धांत में कौन कौन सी भिन्नताएं हैं, ठीक है। इस प्रकार से जेरोम ब्रूनर का जो सिद्धांत है उसकी शिक्षा में उपयोगिता के बाद इनकी कोई आलोचना है तो वो भी हम देखेंगे। इनसे इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। एंड में आप सभी से निवेदन करता हूं कि अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, खुश रहे, मस्त रहे।